अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियल टॉक। मैं हूं आपके सामने सबिहा बुखारी। इस वक्त सारी दुनिया की नज़रें अफगानिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत पर लगी हुई हैं, जिसके हवाले से आज ये ऐलान किया जा रहा था कि नमाज जुमा के बाद नई हुकूमत की तश्कील का ऐलान कर दिया जाएगा। मगर फिर ये ख़बरें सामने आईं कि तश्कील नई हुकूमत की फिर से इल्तिवा का शिकार हो गई है और शायद अगले हफ्ते इस हुकूमत का ऐलान कर दिया जाए। क्या रुकावटें आ रही हैं, क्यों इसका ऐलान नहीं हो पा रहा है, और क्या नई हुकूमत की तश्कील ही असल मरहला है या इसको चलाना असल मरहला तालिबान के लिए साबित होगा, इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम में। मगर सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के हवाले से। बाबर एवान साहब ने ऐलान किया परसों, उन्होंने कहा कि बेशक अपोजिशन ना माने मगर हमारी मेजॉरिटी है, 2023 का इलेक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए ही कराएंगे। और साथ ही उन्होंने अपोजिशन को ये भी कहा कि जो लोग इसके ऊपर तनकीद करते हैं उन्होंने तो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को देखा तक नहीं है, तो वो इसके हवाले से अपनी राय क्यों दे रहे हैं, क्यों अपोजिशन इस हवाले से रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रही है, क्यों नहीं मान रही, ना मानने की पॉलिसी अपनाई हुई है, क्या इसके ऊपर अपोजिशन को एतराज़ात हैं, इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा एतराज़ात करते हैं हम अपनी खेलों के हवाले से। आज बड़ी अच्छी खबर आई खेलों के मैदान से कि पाकिस्तान ने टोक्यो पैरालंपिक्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। और क्योंकि आज हमारे साथ प्रोग्राम में स्पोर्ट्समैन भी मौजूद है, तो सबसे पहले एक छोटा सा कमेंट उसके ऊपर लेंगे क्योंकि बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए। डिस्कस थ्रो का ये मुकाबला था जिसके अंदर हैदर अली ने आज एक गोल्ड मेडल जीता है। हमारे साथ प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जिया निगार हैं इमरान सोहेल साहब, और साथ ही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर उसमर इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ तज्जिया निगार हैं, सीनियर मौजूद होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले इमरान साहब की तरफ ही आऊँगी क्योंकि स्पोर्ट्स की पहले मैंने बात की, आज पाकिस्तान ने पहला अपना गोल्ड मेडल जीत लिया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुबारकबाद तो सबकी बनती है पाकिस्तान में। पैरा ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल लेना तो ओलंपिक्स में चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए, कहीं से भी खुशी की खबर आए उसे कबूल कर लेना चाहिए। तो जिस तरह से हैदर अली ने टोक्यो में जो डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल लिया है, तो इससे एक और चीज़ सामने आती है, वो ये है कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने बलबूते पर जो है वो मेहनत कर रहे हैं, और वो उसके पीछे कुछ लगता नहीं है कि कुछ पॉलिसी है, कुछ ट्रेनिंग का मरहला है, कुछ कोचेस की तरबियत है। ये वो प्लेयर हैं जो खुदादाद सलाहियतों के साथ साथ मेहनत करते हैं। अगर हम इसी तरह के हीरो को ढूंढ लेना पाकिस्तान से, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी कंट्रीज से आगे निकल सकता है जो कि गोल्ड मेडल हासिल करती हैं। तो जिस तरह से लास्ट आपने ओलंपिक्स में देखा जो चीन में हुए, उन ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने परफॉर्म करने की कोशिश की, गो के दस्ता बहुत छोटा था, और वो इसी वजह से छोटा था कि सियासत जो है वो बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल हो गया। लेकिन फिर भी हैदर अली ने पैरालंपिक्स में जो गोल्ड मेडल जीता है, ये फिर से वो नॉक कर रहे हैं उन लोगों के लिए डोर को, कि उन लोगों के लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए जो कि वाकई हकीकी तौर पर टैलेंटेड हैं, और सियासत और जो टांगे खींचने वाला स्ट्रक्चर है उसको खुदारा बंद करें, ताकि इस तरह के हैदर अली जैसे और बहुत सारे लोग अभी क्यू में खड़े हैं जो कि कहते हैं कि हमें सपोर्ट करें, आप कुछ नहीं देना चाहते ना दें, एटलीस्ट हमें वहां तक पहुंचा दें जहां पर जाकर हम अपनी सलाहियतों को मनवा कर बगैर किसी सरपरस्ती के, बगैर किसी सपोर्ट के भी हम देखते हैं कि किसी ना किसी तरह टैलेंट सामने आ ही जाता है। इसका मतलब टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जरूरत है इस बात की कि सरपरस्ती की जाए। क्या कहेंगे भट्टी साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी भट्टी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी जी एक अच्छी बात है जी। चले एक जो हर तरफ से जो नेगेटिव न्यूज आती रहती है उनमें से कोई इस तरह की अच्छी खबर मिल जाए पाकिस्तान के लिए तो आवाम थोड़ा रिफ्रेश हो जाती है, खुश हो जाती है। और इमरान साहब ठीक कह रहे हैं जी कि इसमें ये अभी तो हमारे इस तरह के जो नौजवान नस्ल है आज की, वो सिर्फ अपने ही बलबूते के ऊपर, अपनी ही मेहनत के ऊपर, एक अपने होम ग्राउंड के ऊपर, अपने ही बलबूते के ऊपर जितनी मेहनत कर पाते हैं, वो अपना एक उनका जो पैशन होता है उस गेम के साथ, वो इसी वजह से ही जितना कोई परफॉर्म कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी सूरत में ये हैदर अली जैसे नौजवान को तो ज्यादा से ज्यादा मुबारकबाद और जितना ज्यादा उनको एप्रिसिएशन देनी चाहिए वो कम है। एप्रिसिएशन ठीक है। पाकिस्तानी सियासत के ऊपर आ जाते हैं भट्टी साहब, क्या एतराजात हैं ऑपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे? देखिए
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बेसिकली इशू है ना जी, वो ये दो चीजें इस तरह की हैं। एक ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और सेकेंडली ओवरसीज की वोटिंग। अगर ये दो चीजें हो जाती हैं इम्प्लीमेंट, तो अपोजिशन को नजर आ रहा है कि 2023 का इलेक्शन किसी सूरत भी अपोजिशन नहीं विन कर सकती। आपके पास अगर नंबर्स हो तो आपने देखा होगा कि जो 2018 के जो इलेक्शंस हुए, उनके अंदर जो गवर्नमेंट को जो टोटल वोट मिले थे वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल कोई 1,70,000 के 1,70,00,000 के कोई राउंड अबाउट थे। अब अगर आप ओवरसीज की वोटिंग अगर इसके अंदर काउंट कर लेते हैं ना जी, तो ओवरसीज तकरीबन कोई 80 लाख के अराउंड है वो भी वोट, तकरीबन 80,000 के अराउंड। अगर वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो अब अपोजिशन को ये बड़ा वाज़ेह तौर पे पता है कि ओवरसीज जो है उनमें तकरीबन कोई 80 to 90% जो वोट हैं वो सारे पीटीआई के हैं। वो इसलिए क्योंकि ओवरसीज जो बैठे हुए हैं वो इस तरह की हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हम लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा वो हमारे हालात से वेल अवेयर होते हैं, हमसे ज्यादा वो चीजों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, हमसे ज्यादा वो डीपली जाके देखते हैं कि जी कौन सी चीज गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, और वो कौन बेहतर कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। बाकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आपने बात की, तो देखें अपोजिशन इस वजह से भी इस साइड पे नहीं आ रही कि अपोजिशन के पास एक जो पुराना तरीकेकार है ना जी हर इलेक्शन के अंदर वोटिंग का, वो हम सबके सामने है कि उसके अंदर काफी ज्यादा ऐसे फ्लॉज हैं कि जिनकी वजह से वो लोग उसका क्रेडिट लेते हैं, कि जिसके अंदर हमने कई जगह पे हमारे सामने आया कि एक एक आईडी कार्ड के ऊपर पता नहीं कितने कितने वोट बोगस वोट कॉस्ट हो जाते हैं। उसमें ये हो जाता है कि जी समटाइम ये होता है कि कोई बंदा बैठा कहीं पे है, उसका वोट कहीं पे कॉस्ट हो गया है। इस तरह की काफी सारी चीजें हैं। फिर कुछ चीजें इस तरह की भी होती हैं उसके अंदर कि हर हलके के अंदर जो हमारी पुरानी जमातें हैं जो पहले इक़्तिदार में रहती रही हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के तरीकेकार अपने सेट किए हुए हैं कि उनको ये पता है कि जी हमने लेट्स सपोज अगर किसी एक हलके के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो वो अपने उनका जो कैंडिडेट होता है वो उसको ऑलरेडी बता के भेजते हैं कि भाई यहाँ पे अगर टोटल लेट्स सपोज अगर कोई 50,000 वोट है तो वो उसको बता के भेजते हैं कि भाई इसमें तकरीबन कोई 5 से 7,000 वोट तो ऐसा है कि जो हम किसी भी तरह से मैनेज करके उसको। भट्टी साहब, एक ये भी एतराज उठाया जा रहा है कि ये जो कागजी बैलेट का तरीकाकार है, इसके अगर आप इसको हटा के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले भी आते हैं तो कोई इतना खास फर्क नहीं डाल सकती हैं, क्योंकि धांधली के चांसेस उसके अंदर भी मौजूद है। तो एक ये एतराज भी उठाया जा रहा है, कितना आप समझते हैं कि कितना फर्क डाल देंगी ये इलेक्शन के नताइज में, उनकी शफाफियत में? नहीं, मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में तो चीजें और ज्यादा शफाफ हो जाती हैं। उसके अंदर तो आपका अभी तक हमारे पास जो जितने भी इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर जो वोटिंग का जो टर्नओवर का जो नंबर आता है ना, आपका इस नंबर में भी फर्क पड़ेगा। और सेकेंडली उसके अंदर तो कोई देखिए जो बैलेट की थ्रू वोटिंग होनी है उसके अंदर तो बेशुमार इस तरह के रास्ते हैं कि आप उसमें बोगस वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन उस मशीन के अंदर तो अब तक सिर्फ एक्सक्यूजेज ही ढूंढी जा रहे हैं। उसके अलावा तो कोई उसका जो तरीकेकार है वो इतना शफाफ तरीकेकार है। देखें उसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर एक ही चीज माइंड में आती है कि अगर कोई किसी जगह कोई हैकिंग हो जाती है या कोई किसी भी तरह से इंटरनेट के थ्रू उसको हैक करके रैगिंग की जा सकती है, लेकिन इस तरह का तो उसमें कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये तो इस तरह की डिवाइस बनाई गई है कि जिसका इंटरनेट के साथ तो कोई जो लिंक्ड ही नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, जैसे हमारे पास कैलकुलेटर होते हैं कि जी आप लोग सिंपली उसको बैठ के उधर से ही उसको कंट्रोल करेंगे और एक बंदा एक टाइम में एक ही वोट डाल सकेगा। ठीक, जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर, बस हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को ना माना जाए। इमरान क्या कहेंगे, एतराज कर रही है ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे? देखिए एतराज ऑपोजिशन होती है एतराज के लिए। आप सुबह ऐलान कर दें कि सोने के ख़जाने या बहुत सारी हीरे जवाहरात के ख़जाने निकाल के गरीब आवाम के लिए रख दिए, तो उस पर भी अपोजिशन अगर एतराज़ नहीं करेगी तो लोग उसको अपोजिशन कहेंगे ही नहीं। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकालेंगे। तो इसी तरह से वोटिंग के अमल को, ये अगर आपको याद हो तो 1 साल कबल भी एक प्रैक्टिस करके बाकायदा तौर पर मीडिया को बुलाकर दिखाई गई थी करके कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के तहत हम वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। अपोजिशन के बहुत सारे मामला हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक वोट को लेकर नहीं है, और भी बहुत सारे शुभात हैं उनको। देखिए एक मिसाल दे देता हूँ, सिंध के अंदर अगर चले जाएं तो बहुत सारे ऐसे वोट पड़ते हैं जो कि बोकस होते हैं, और बहुत सारे ऐसे वोट पड़ते हैं जिसपे आप ठप्पे लगाकर उसे बैलेट बॉक्सेस में डाले जाते हैं। और इसीलिए इमरान खान ने, आपको याद होगा, वज़ीर-ए-आज़म
पाकिस्तान ने जो साबिका दौर की बात कर लेते हैं, इससे पहले जो दौर हुकूमत नून लीग का, उनके इक़्तिदार में आते ही उन्होंने एतराज़ किया कि जी बैलेट बॉक्सेस खुलवा दें, वो जो बोरियां हैं जिसमें वोटों को कास्ट करने के बाद उसे रिकॉर्ड में रखा है कि उसे निकलवाएं, उसके अंदर जो रिकॉर्ड है हम उसको देखना चाहते हैं कि उसमें कितने वोकर्स हैं और कितने वैलिड जो है वो वोट हैं। तो यहाँ पर देखिए दुनिया भर में ये निज़ाम राज है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के जरिए पता चल जाएगा कि कितने वोट कास्ट हुए और कितने वोट। ये देख, यहाँ पर एक मामला तो बड़ा सीधा सीधा है कि यहाँ पे वोट जो है वो मुस्तरद नहीं होंगे। मुस्तरद क्यों नहीं होंगे कि अगर आप गलत वोट डालने जा रहे हैं तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करना मशीन ने, और एक तो मुस्तरद वोटों का मामला अलग हो जाएगा, और दूसरा कितनी रेशो कितने वोट पड़े एग्जैक्ट सिचुएशन सामने आ जाएगी। अब मुझे जो लगता है कि ऑपोजिशन को जो एतराज है, उनका एतराज ये सामने आता है करने के एतराज है, मगर बिना उसको ट्रायल किए, बिना देखे देखिए, हाँ बिना देखे ये एतराज है कि देखिए आपकी जो मोस्ट जो पीपल लोग आते हैं, ज्यादा लोग आते हैं वो देहात से आते हैं वोट डालने के लिए, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें वोट का तरीकाकार समझाने के बावजूद उन्हें वोट कास्ट करना नहीं आएगा, और पढ़े लिखे तबके के लिए वोट कास्ट करना आसान होगा। उससे क्या होगा, आप अब थोड़ा सा अगर इस चीज को देखें, उस अमल में थोड़ी ताखीर होगी। अगर एक वोट के अंदर मैं अगर इलेक्शन जो उसका बना हुआ है, इलेक्शन जो स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन, उसके अंदर जाता हूँ तो मैं सबसे पहले पर्ची लूंगा, पर्ची मुझे बाहर से मिल जाती है, मैं प्रिजाइडिंग अफसर के पास जाता हूँ, वो मुझे एक पर्ची देता है। 3 मरहलों से गुजरने के बाद मैं वोट कास्ट एक पर्ची ली तो मैं फिर आगे चला गया, आगे से मैंने अपना मरहला मुकम्मल किया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आपने जहां खड़े होना है वहीं पर आपने वोट कास्ट कर देना। आपकी लिस्ट में नाम चेक किया जाएगा, आप कंप्यूटर पे जाएंगे, कंप्यूटर पे जाके आपको जस्ट अपना थंब इंप्रेशन देना है, और उसके बाद जो अगला मरहला होगा आपने वहां पर सेलेक्ट करना है आपने वोट किसको कास्ट करना है। ये पीरियड है। अब अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है, फिर क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है, और पहली दफा जब हो रहा होगा तो इसमें ताखीर आएगी। आप देखिएगा कि आपकी जो वोट कास्ट करने की शरह है वो कम हो जाएगी, खास तौर पर देहातों के अंदर। शहरों के अंदर तो नहीं होगी, क्योंकि आज की नस्ल गैजेट्स बहुत यूज करती है और उन्हें पता है पढ़ा लिखा तबका जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग पहले से बताई है, जो मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया पर बाकायदा तौर पर इसकी मुहिम चलाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जो अनपढ़ लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जिनकी नजर का मामला है, या जो लोग देहातों में रहते हैं जिन्होंने पहली दफा देखने कंप्यूटर जिंदगी में पहली दफा, ये होगा तो बहुत सारे लोग पहली दफा कंप्यूटर स्क्रीन को देखेंगे, तो उनके लिए बड़ा अजूबा होगा। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये ऑपोजिशन को ये डर है कि अगर तो ठप्पे लगने वाला सिस्टम होगा तो जल्दी जल्दी हम लोगों को इकट्ठा करेंगे और वोट कास्ट करके बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्निकली उनको जो लग रहा है कि वोट तो उतने ही कास्ट होंगे जितने पढ़े लिखे लोगों ने कास्ट करने हैं, तो उनकी समझ में ये आता है कि रेशो कम हो जाएगी। वो जिस सिचुएशन में इस वक्त हुकूमत है, जिस प्रॉब्लम है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उस हवाले से वो चाहते हैं कि हम अगर तो ठप्पे लगने वाला सिस्टम हो तो फौरन ही हम जीत जाएंगे, इलेक्शन वन साइडेड। लेकिन जब आएगा कंप्यूटराइज सिस्टम तो वहां पर तो धांधली का तो सोच ही नहीं सकते, आप प्रेशराइज तो कर ही नहीं सकते किसी को। अच्छा इमरान, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप ग्राउंड रियलिटी से भी वाकिफ हैं कि किस तरह से लोग इसके ऊपर क्या एतराज कर रहे हैं, या लोग इसके कितने हक में हैं। हमें ये बताइए कि अवाम की राय इसके ऊपर क्या है। नहीं, आप पहली बात तो सवाल थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि लोग कौन है। लोग नहीं है सियासी जमातें, पॉलिटिकल लोग। हाँ, आम लोगों की बात नहीं, नहीं, मैं आम लोगों की ही बात कर रही हूँ कि आम, क्योंकि सियासी जमातें तो इसके ऊपर कह रही हैं कि धांधली हो सकती है, जो उन्होंने एतराज़ात उठाने ऑपोजिशन ने वो तो उठा रही हैं। अगर हम अवामी राय की तरफ जाएं कि अवाम इस हवाले से क्या सोचती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए या पेपर बैलेट का इस्तेमाल होना चाहिए। आम आदमी, देखिए आम आदमी को आप जो सिस्टम दे देंगे ना, वो सिस्टम जो है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। मतलब मुझे किसी सिस्टम में अगर दे दें, मुझे गवर्नमेंट के यार इस सिस्टम के तहत तुमने काम करना है, इस सिस्टम के तहत तुमने बैंक जाना है, इस सिस्टम के तहत तुमने बिल जमा करवाने हैं, इस सिस्टम के तहत तुमने मोबाइल जो है वो यूज करना है, तो मेरी क्या मजाल कि मैं गवर्नमेंट की बात ना मानूं। रियासत के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो बात तो आवाम की है ही नहीं यहाँ पर। देखिए बात तो सारी है आपके पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम क्या इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता। आम आदमी की एक्सेप्ट करने की क्या बात कर रहा है। 70 सालों में अगर आम आदमी की एक्सेप्ट करने की बात होती तो आज हालात यहाँ तक आते ही ना। लोग तो बेरोजगारी, महंगाई और ये सारी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। गरीब आदमी, अमीर आदमी के जो प्रेशर है, जो उसका बोझ है, हारी जो है,
वो अपने जो जागीरदार है उसका तो कभी भी कहेगा यार मेरी तो मर्जी, बोझ बर्दाश्त में करूँ ही ना, लेकिन थोपा जाता है। कोई भी निजाम आएगा वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये तो अंडरस्टूड बात है। जो भी राय बनाती हैं वो आम आदमी के लिए ही बनाती हैं, चाहे वो ये कह रही हो कि इस तरीकाकार से धांधली होगी, चाहे वो ये कह रही हो कि इस तरीकाकार से शफाफ इलेक्शंस हो जाएंगे, तो ये सिर्फ इसलिए है कि अपने वोटर को मनाया जा सके, सेट किया जा सके कि ये हम सोचते हैं इस हवाले से। तो फिर मैं ऐसे कह देता हूँ कि मियां नवाज शरीफ के जो वोटर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो तो क्या ही नहीं, वो तो ये चाहते थे कि मियां साहब कभी बाहर जाए ही ना, तो वो क्यों चले गए? उनका सारा खानदान, वो तो पाकिस्तान, एक मिनट, क्या पाकिस्तानी आम आदमी, गरीब आदमी ये चाहता है कि उसकी जो दौलत है, उसका जो हक है जिन टैक्सेस की चीजों के ऊपर जिससे उन्हें सहूलियात मिले, वो उठा के आप स्विट्जरलैंड के बैंकों में रख दें, लंदन अपनी जायदाद शिफ्ट कर दें? ये आम आदमी नहीं चाहता। अगर इनको आम आदमी का ख्याल हो ना, तो ये वापस आ जाए सारे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, कोई भी है, वो वापस आए। मैं ऐसा वोटर सपोर्टर भी है ना जो ये समझता है कि ये करप्शन के इल्जाम सारे फेक है। ठीक है, सवर इकबाल भट्टी साहब, ये जो ऑपोजिशन मैं ना मानूं की पॉलिसी पे गामजन है, वो इतनी आसानी से कैसे 2023 के इलेक्शंस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए होने की इजाजत देगी, और अगर नहीं देगी तो क्या करेंगे? असम्बलियों से इस्तीफे देंगे, या जो मौलाना साहब कह रहे हैं लॉन्ग मार्च, क्या होने जा रहा है? नहीं देखिए जी, ना तो लॉन्ग मार्च में कोई दमखम है, ना ही कोई अगर इस्तीफे देते हैं तो वो इसका सोल्यूशन है। अभी बेसिकली ये लोग अपोजिशन जितनी भी थी, ये सारे इमरान खान को कहते तो रहे अब तक कि जी इस बंदे को तो सियासत का पता ही नहीं है, लेकिन आप देखेंगे हैरत वाली बात ये है कि अपोजिशन की 11 पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां जो आज तक पाकिस्तान के अंदर मिलजुल के इक़्तिदार में रही हैं, उनको सबको उस बंदे ने टेंशन में डाल दिया है कि जिसको सियासत का नहीं पता, और ऐसी टेंशन में डाल दिया है कि अभी देखें जो इस्तीफों वाली बात थी वो पहले भी सिर्फ एक पत्ता खेला गया। पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि इस्तीफे देना सबके नुकसान में, उल्टा अपोजिशन के नुकसान में। वो नॉन लीग को समझाते रहे, लेकिन नॉन लीग की समझ में बात नहीं आई। नॉन लीग सिर्फ अपने नॉन लीग का देखें, वो शुरू दिन से वो इसी बात के ऊपर है कि वो लोग कोशिश करते हैं सियासत को, अभी भी वो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर नहीं सियासत करते, वो अभी भी इस तरह की बातों के ऊपर सियासत कर रहे होते हैं कि जी हाँ ठीक है जी, हम लोग एक इस्तीफों का शोशा छोड़ देंगे और उसके साथ गवर्नमेंट शायद प्रेशराइज हो जाएगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटी पे जाके कुछ चीजें प्रैक्टिकली करके दिखानी पड़ती होती हैं कि जिसके बाद सारी चीजें आपका प्रेशर बिल्ड होता है। लेकिन अभी तक अपोजिशन मिलके वो प्रेशर नहीं बिल्ड कर सकी। हाँ, जब तक पीपल्स पार्टी इनके साथ थी, उस वक्त जो लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, अगर वो हो जाता तो उसके अंदर फिर गवर्नमेंट के लिए टेंशन बन सकती थी। लेकिन जब से पीपल्स पार्टी इनसे अलग हुई है, तब से तो अब इनमें अपोजिशन में कोई भी किसी तरह का कोई दमखम, गवर्नमेंट को कोई टच से मस ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, मगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे तो पीपल्स पार्टी को भी एतराज है ना? जी, उसके ऊपर बिल्कुल होगा जी, उनको तो सबसे पहले होगा, क्योंकि सिंध के अंदर तो ये चीजें जो बैलेट के थ्रू वोटिंग होती है उसके अंदर बेबहा वहां पे रैगिंग होती है, और इस तरीके से होती है कि वहां पे मतलब अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ जाती है, मैं वहां पे सिंध के इलाकों में जब भी गया हूं तो मैंने वहां पे कोशिश की कि जी लोगों की उनकी राय पूछने के लिए कि जी अब पिछले अगर कोई इतने अरसे से कोई 10 साल से ज्यादा का टाइम हो गया कि वहां पे गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की चल रही है, तो वहां पे जब लोगों से बात होती है तो लोग पंजाब की एग्जांपल देते हैं कि जी पंजाब में ये हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा, केपीके में ये हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं हो रहा। तो जब लोगों से पूछा जाता है कि भाई फिर आप लोग किसी और को मौका भी तो दो ना, अगर कंटिन्यूअसली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है यहाँ पे, तो अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रही है, उसके बावजूद अगर वो इलेक्ट होके आ जाते हैं तो उसकी क्या रीजन है? अब भट्टी साहब, तो जानना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि जिस तरह ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर एतराज उठा रही है, तो अब ऑपोजिशन के पास क्या रास्ता है इसको रद्द करने का? देखिए, अपोजिशन सिर्फ यही करेगी ना कि अब अगर गवर्नमेंट तो उनको इनवाइट कर रही है कि जी आ जाए, मिल बैठ के एक लायामल बनाते हैं, एक तरीकेकार बनाते हैं, आप सारी चीजें उनकी जांच पड़ताल करें, जहां पे आपको जो एतराज है वो आप हमारे सामने रखें, हम आपके एतराज दूर करते हैं और एक कानूनी तरीके से इसको असेंबली में लाके कानून पास करवा लेते हैं। लेकिन अपोजिशन इसके ऊपर ना अब तक आई है और ना कभी आ सकती है। आई एम 100% श्योर कि अपोजिशन कभी भी नहीं आ सकती। हाँ, इस मामले में अब गवर्नमेंट की जो सपोर्ट हो सकती है वो ये हो सकती है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके अंदर कुछ अपना रोल अदा कर सकता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की भी जो राय है वो मेरी जाती राय ये है कि इलेक्शन कमीशन भी अब तक किसी भी जगह पे कोई एक न्यूट्रल उसका किरदार नजर नहीं आ रहा। आप देखें, पहले सेनेट के इंतखाबात हुए, वहां पर एक ओपन बैलेटिंग का इशू चला कि जो कोर्ट में भी गया, कोर्ट से डिसीजन भी आया।
अब कोर्ट से जो डिसीजन आया वो इलेक्शन कमीशन की पॉकेट में डाला गया और एक बड़ा उनको अच्छा मौका दिया गया कि जी वो ओपन बैलेटिंग अगर करवाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन वाले वो करवा सकते थे। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरी जाती राय ये है कि इलेक्शन कमीशन की भी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी ज्यादातर वो जो पुरानी जमातें हैं हमारी अपोजिशन की वो उनके साथ मिलती हैं कि जिस तरह अपोजिशन नहीं चाह रही थी कि ओपन बैलेटिंग हो, इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं किया, हालांकि वो कर सकता था। ट्रायल बेसिस पे सेनेट के इंतखाबात में हो सकता था, आगे जाके उसको बाकी अवाम में भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। इसी तरह अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बात हो रही है, अगर अपोजिशन की बाकी पार्टियां उसके अगेंस्ट जा रही हैं तो इलेक्शन कमीशन, भाई इलेक्शन कमीशन तो एक खुद मुख्तार और आज़ाद इदारा है ना, उसको तो चाहिए कि एक चीज जो उसको चाहिए अपने तौर पे जाती तौर पे उस मशीन की सारी जांच पड़ताल करके उसके अंदर किसी जगह पे आप ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है इसको आप अवाम के अंदर लेकर चले जाएं, आप इसका कहीं पे सर्वे करवा लें, आप अवाम में से देख लें 10 में से आपको 8 लोग कहेंगे कि जी ये वाला तरीका जो है ये बैलेट पेपर की निस्बत ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा इजी है, ये ज्यादा शफाफ है। तो वहां पे अब देखिए इलेक्शन कमीशन को तो ये चाहिए ना कि जो चीज अवाम की फेवर में जाती है, जिस चीज के साथ शफाफियत जो है वो ज्यादा क्लियर होती है, इलेक्शन कमीशन को खुद चाहिए कि उसको सपोर्ट करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन भी वो जब भी गवर्नमेंट उसके पास जाती है वो उसके ऊपर ठीक है। इसी सवाल का जवाब इमरान से भी लेने दें। इमरान, जिस तरह बाबर एवान साहब ने बड़ी आसानी से बोल दिया है कि अगला इलेक्शन तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे ही करवाएंगे, क्या ऑपोजिशन इतनी आसानी से मान जाएगी? देखिए ऑपोजिशन को आई थिंक सो कि अगर तो ये बाकायदा तौर पर एक कानून बन जाता है और अगर असेंबलीज से इस कानून को पास करवा लिया जाता है और फिर उसके बाद सेनेट से भी ये पास हो जाता है तो फिर तो अपोजिशन जो मर्जी शोर मचाए, तो फिर तो इसका मतलब अगर ये बाकायदा तौर पर एक लॉ बन जाता है और उसके बाद अगर अपोजिशन भी भागती है तो फिर वो आइन से भागेगी। देखिए आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपोजिशन ने, तो एक दफ़ा एक्सपीरियंस तो कर लें। अब धमकी तो आप पहले दे चुके हैं कि अगर हम हार गए तो फिर हम मुहासरा करेंगे, इस्लामाबाद का धरना देंगे इस्लामाबाद में, और हसन इकबाल तो यहाँ तक कह चुके हैं कि खाना जंगी की तरफ मुल्क चला जाएगा अगर हम हार गए तो। मतलब आप हारे तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाए, आप जीत जाएं तो फिर मुल्क के अंदर क्या दूध की नहरें बही हैं कभी पहले? तो बात सवाल का जवाब यही है कि यहाँ पर बहुत दफ़ा बहुत सारी अपोजिशन ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तो वो हो जाता है। मुझे बताएं कि क्या इन्होंने कहा था कि पीडीएम बनाने के बाद हम हुकूमत गिरा देंगे, तो क्या अपोजिशन की वो ख्वाहिश पूरी हो गई? नहीं हुई। कहते हैं कि कहना तो बड़ा मुश्किल होता है किसी साफ़ी के लिए, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि जब मौजूदा हुकूमत के साथ तमाम इदारे मजबूती के साथ खड़े हैं तो फिर अपोजिशन चाहे जितनी मर्जी मजबूत क्यों ना हो वो हुकूमत को गिरा नहीं सकती और वो लाकानूनियत की तरफ जा नहीं सकती। अगर जाएंगे तो फिर अपने वक्त पे इलेक्शन होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए ही होंगे, हो जाएंगे। आप देखिएगा कि होंगे, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन होंगे ही नहीं, फिर इलेक्शन होंगे ही नहीं। जी भट्टी साहब नहीं, इसमें इमरान साहब देखें, जो आप थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे ना जी कि ये एक नया सिस्टम है तो इसको आवाम को थोड़ा समझना मुश्किल होगा और उसके ऊपर लाना थोड़ा सा मुश्किल होगा या वोटिंग में तखीर होगी। आप देखें कि जब बैलेट पेपर का वोट कोई भी बंदा डालने पहली दफा जाता है तो क्या उसको पता होता है कि क्या तरीकेकार है वोट का? बाकायदा तौर पर भट्टी साहब उसकी मैंने तो पहले ही कहा आपको कि बाकायदा तौर पर इसकी कैंपेनिंग की जाएगी मीडिया के ऊपर, तो मीडिया पे कैंपेनिंग की जाएगी, लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, तो फिर ये मामला आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने वो एक वैलिड बात पॉइंट आपको बता दिया था कि प्रॉब्लम किन के लिए होगी, अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम है, ना होने के बराबर है, उन लोगों को समझ नहीं आएगी। अदरवाइज यंग लॉट को जरूर समझ में आ जाएगी। बात पे आ रहा था जी, मैं अभी इसी बात पे आ रहा था कि देखिए इसका भी एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि इनिशियली आप ये करें कि जी क्योंकि 2023 में अभी ये क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वाला सिस्टम आना है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का, तो उसका एक तरीके का ये हो सकता है कि आप पहले जो जितने भी बड़े सिटीज हैं उनके अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा लें। जो हमारे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो गांव देहातों के लोग हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जिस तरह के लिटरेसी रेट जहाँ पे कम है, जो इतने वेल अवेयर नहीं है, वैसे तो बैलेट की थ्रू वोटिंग करने की बजाय जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की थ्रू वोटिंग करनी है वो बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन मैं वही बात कर रहा था ना, जिस तरह दो तरीके आप बता रहे हैं, ये नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। बट साहब जिस बंदे ने पहली दफा देखनी कंप्यूटर स्क्रीन है ना, पहले उन्हें डर जाना है,
कहना है की भी है। नहीं सर, आजकल हर नहीं नहीं, मैं मानता हूँ जो नौजवान नस्ल है ना, जिनके हाथों में यूट्यूब, फेसबुक ये सारी चीजें चलाने के लिए, लेकिन बुजुर्ग, ठीक है, मैंने दूसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान के मामला पे थोड़ी बात करनी है, अभी प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत फिर से इल्तिवा का शिकार हो गई है। भट्टी साहब, क्या मुश्किलात दरपेश आ रही है नई हुकूमत के बनने में? जी देखिए, अफगानिस्तान में बेसिकली अगर तो तालिबान ने अपना ही एक जो उनकी अपना एक इत्तेहाद था, अगर उन्होंने अपना ही एक इजारादारी बनानी होती और हुकूमत बनानी होती तो वो जिस दिन काबुल पे उन्होंने कब्जा किया था वेरी नेक्स्ट डे वो कर सकते थे। लेकिन इस बार तालिबान जो आना चाह रहे हैं वो इस तरह आना चाह रहे हैं कि जिस तरह वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया की हमदर्दियां उनके साथ हों और कोई भी चीज ऐसी वायलेट ना हो कि जिसके बाद दोबारा से अफगानिस्तान जो है वो एक किसी तीसरी जंग के अंदर धकेला जाए। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे पहले तो जितने भी उनके अपने वहाँ पे तालिबान के भी मुख्तलिफ किस्म के जो धड़े बने हुए हैं, अब अभी तक जितना भी टाइम लग रहा है वो सब उन्हीं के साथ नेगोशिएशन में टाइम उनका गुजर रहा है। वो चाह रहे हैं कि जी हम लोग नेगोशिएट करके जिस बंदे का जिस इलाके में ज्यादा होल्ड है, ज्यादा वहाँ में उसकी मकबूलियत है, तो वो उन्हीं को उन इलाकों के अंदर लेकर आए और एक ऐसी मखलूत हुकूमत बनाएं कि जिसके अंदर कल को दोबारा अफगानिस्तान के अंदर किसी भी तरह की कोई टेंशन ना हो सके। मगर भट्टी साहब, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। इंटरनेशनल मीडिया भी ये खबरें दे रहा था कि आज नमाज जुमा के बाद ऐलान कर दिया जाएगा, फिर नेगोशिएशंस में क्या रुकावट आ गई एकदम से? जी उसमें देखिए, इंटरनेशनल मीडिया ने तो अपनी एक जो उनकी एक प्रेडिक्शन है वो उन्होंने वो देनी है। ठीक है, अफगान मीडिया ने भी हमारा बोल दिया था कि आज हमारा मीडिया भी कह रहा था, अफगान मीडिया भी कह रहा था आज बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था। लेकिन अगर फिर इसको डिले किया गया है तो इसका मतलब ये फिर ये है कि देखिए हमारे पास पाकिस्तान के अंदर भी अगर जब इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, तो इलेक्शन के दौरान आप देखें कि जब हुकूमत बननी होती है तो उस वक्त काफी चीजें जो होती हैं वो डामाडोल हो रही होती हैं कि हर बंदा अपना नंबर पूरा करने की कोशिश कर रहा होता है। हमारी जो अभी जो पीटीआई की गवर्नमेंट आ रही है ये बड़ी लाइव एग्जांपल है उसके लिए कि इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने सारे नंबर्स पूरे करके अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो इसीलिए वहां पर भी आप समझ लें कि वो हो सकता है कि अभी कई जगह इस तरह की हों कि जहाँ पे उनकी कुछ चीजें आपस में तय ना पा रही। आप समझते हैं जो पंजशेर में इस वक्त सूरत हाल है उसकी कोई वजह हो सकती है? नहीं, ये कोई बड़ी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो देखें एक इलाका है, वहां पर भी वो तालिबान जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं वो उनको पता है कि जी और आगे को 2-4 दिन या 6 दिन के बाद वो भी सेटल हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर बेशुमार इस तरह के डिफरेंट तहरीकें हैं, डिफरेंट इस तरह की तंजीमें हैं कि हर बंदा अपनी अपने मुतालबात लेकर बैठा होगा कि जी मुझे हुकूमत में ये हिस्सा चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे अच्छी नजर आई अभी जितने भी मामला जहाँ तक पहुंचे हैं कि जिसमें वहाँ पे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो वेरी क्लियरली बता रही है कि जी हम लोग खास तौर पे खवातीन को एक अच्छा शेयर देने लगे हैं हुकूमत के अंदर कि जी उनको भी एक अच्छी नुमाइंदगी का मौका देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं कि आप देखें इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वर्ल्ड मीडिया के ऊपर चल रहा है ना, वो इस बार ज्यादातर लोग इस तरह के 90s की निस्बत इस बार ज्यादातर कंट्रीज इस तरह के हैं कि जो ठीक है अभी तक अफगानिस्तान को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी कंडीशंस क्या हैं जो वो सामने रख रहे हैं? कंडीशंस उनकी यही है कि जी जब ये गवर्नमेंट इनकी आएगी तो हम देखेंगे कि जी ये लोग लोगों के साथ, अवाम के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये लोग खवातीन के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो ये इस तरह की बड़ी एक मामूली सी चीजें हैं, वो कोई इतनी बड़ी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि तालिबान भी जो है वो इसीलिए सोच विचार के चल रहे हैं कि जी वो जो रीजंस कुछ कंट्रीज इस तरह की जो बता रहे हैं, पहले गलतियां हुई उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान, क्या मुश्किलात थोड़ा टाइम लग जाता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि पंजशेर में जो लड़ाई है वो रोक दी गई है और जैसे चढ़ाई की थी तालिबान ने, हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। वो जैसे आपको पता है कि अहमद मसूद ने भी इस बात का जो अंदिया दिया है कि वो लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहते। ये रीसेंट डेवलपमेंट है। अभी अगर आप जाएं, बार-बार मुज़ाकरात भी हो रहे थे। हाँ, आज जो थी वो जंग रोक दी गई है। जंग इसलिए रोक दी गई कि ऑब्वियसली अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा। और देखें, आप किसी से किसी का इलाका आसानी से तो नहीं ले सकते, मुज़ाहमत तो आपको देखनी पड़ेगी। हर कोई जब आता है तो अपनी वैल्यू बताता है। तो तालिबान का जैसे कि आपको पता है कि वो एक
मुआहदा करके आए हैं, अमन मुआहदा करके आए हैं, तो वो नहीं चाहते कि अमेरिका चला गया और दुनिया भर की जो तकड़ी अफवाज थी वो वहाँ से निकल गई। लेकिन अगर अब यहाँ पर तालिबान ढीले पड़ते हैं या कमज़ोर पड़ते हैं या नाकाम होते हैं तो फिर जगहसाही उन्हीं की होगी। तो वो अब आप देखिए कि जो जिस तरह से तालिबान एक स्ट्रेट अवे अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ आते हैं, इस दफ़ा वो अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ नहीं आए। इस दफ़ा तो उन्होंने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि जिसने दाढ़ी रखनी है रखे और जिसने नहीं रखनी वो ना रखे। और जो कल एक डेवलपमेंट बड़ी सामने आई थी सीपैक के हवाले से, तो तालिबान ने अपना जो बयान सीपैक के हवाले से भी दे दिया है कि वो पूरी दुनिया में जो है वो तजारत करना चाहता है, पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहता है। तो अगर वो दुनिया भर उन दुश्मनों को, अगर रशिया की बात कर लेते हैं, अगर उसके साथ वो हाथ मिलाने के लिए तैयार है, तो क्यों कर वो पंजशेर में अपने उन भाइयों के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाएगा, क्यों नहीं उन्हें समझाएगा? नई तश्कील 9 में रुकावट क्या है? देखिए अब नई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने अपने इंट्रो में भी ये कहा कि नई तश्कील 9 में ताखीर कर दी गई है। अब जब जंग रुक गई है, देखिए ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के 3 सूबों में हुकूमत बन जाए और सिंध में ना बने? तो उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छी सोच के साथ इसको रोका है कि ठीक है, एक जगह पर अगर मामला खराब है तो इससे पहले कि हम 1.5 इंच की जो अपनी मस्जिद या दीवार खड़ी कर लें, तो बेहतर है कि थोड़ा इंतजार कर लें। और ऑब्वियसली उन्हें कोई ना कोई इशारा था कि जब उन्होंने ऐलान किया ना कि हुकूमत बना रहे हैं, तो फिर पंजशेर में भी कुछ ना कुछ थरथल्ली तो पड़ी होगी ना। उन्होंने कहा यार ये तो हमारे बगैर ही बना रहे हैं। तो फिर जंग जो आज रुकी है, आज दोपहर की जो खबर है कि जंग रुकी है, और ये जुमे से पहले की बात है कि जंग जुमे से पहले रुकी, और जब जंग रुकी तो उसके बाद जो हुकूमत बनाने का मामला था उसको भी ताखीर का जो शिकार हुई। ये वो कोई उनका अंदर टेक्निकल फॉल्ट या उनकी जो चीजें मुकम्मल नहीं थी, ये वजह नहीं थी। ये वजह थी कि जो पंजशेर के मामला थे वो सडनली उनके साथ बैठने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा ओके जंग रोक देते हैं, हम आपके साथ बैठते हैं। तो ये वो छोटा सा पॉइंट है जो लोगों को शायद समझना चाहिए। इसे नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसे पॉजिटिव लेना चाहिए कि अब जो मसूद अहमद है वो भी इस तरफ आ रहे हैं कि ठीक है यार हम बैठ के बात कर लेते हैं। क्योंकि आप, मुझे पिछले प्रोग्राम में जब मैं बैठा था तो एक हमारे तजिया निगार से सवाल किया कि आपने भी ये सवाल किया कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो बेहतर कैसे होगी। तो अफगानिस्तान में अमेरिका क्यों आया था? आपको याद है कि बेतहाशा कुदरती वसाइल अफगानिस्तान में मौजूद है, जिसके ऊपर रशिया ने कब्जा करने की कोशिश की। अफगानिस्तान में अमेरिका ने कोशिश की कि वो किसी तरीके से यहाँ के जो ज़खायर, कुदरती ज़खायर, इन पर कब्जा कर ले। तो बहुत सारा जो रेवेन्यू है वो अफगानिस्तान के अंदर भी मौजूद है। लेकिन अब अगर वो दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ जाएंगे, अगर सी पैक के मामले को उसी तरह से और अच्छे तरीके से चलने देंगे, अगर वो ट्रस्ट देंगे दुनिया को कि अगर आपकी आमदोरफ्त के साथ हम आपको सपोर्ट करेंगे तो क्यों नहीं दुनिया उनके साथ तजारत करेगी। तो ये जो टेक्निकल पॉइंट आपने प्रोग्राम में उठाया था, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से कि पंजशेर वाला मामला जरूर इसके अंदर ऐड हुआ है, जिसकी वजह से काबीना की तश्कील हुई है। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से बात हो रही है, तो ये कहा जा रहा है कि ईरानी तर्ज का हुकूमती स्ट्रक्चर होगा, एक सुप्रीम लीडर होगा, वज़रा, नायब वज़रा होंगे। भट्टी साहब, पहले ही ईरान को बड़ी पाबंदियों का सामना इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से, तो अफगानिस्तान में अगर इस तरह की हुकूमत की तश्कील होती है तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अगर कोई इस तरह की हुकूमत बनती है तो ये कोई उसकी रीज़न नहीं होगी, या फिर ईरान के अंदर भी अगर इस वक्त को दुनिया के जो उसके साथ जो क्लैशेस चल रहे हैं वो इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे निज़ाम हुकूमत क्या चल रहा है, उनकी रीजंस कुछ और है। और अफगानिस्तान के अंदर भी वो ये ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता, बल्कि अफगानिस्तान के अंदर तरीक़ेकार हुकूमत का कुछ भी हो, लेकिन देखा सिर्फ ये जाएगा कि क्या अवाम की हक़ राय दही वहाँ पर उसको कोई वैल्यू दी जा रही है या नहीं दी जा रही, या फिर वहां पर अवाम के लिए कोई काम किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। अभी भी आप देखें तो वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, यूरोपीय यूनियन होगी, वो बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं अफगानिस्तान के ऊपर। और अभी से भी इस तरह की आवाजें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान में अवाम की जो इमदाद है वहाँ पे कोई खुराक की किल्लत नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कोई अद्वियात की किल्लत नहीं होनी चाहिए, लोगों की सेहत का ख्याल करना चाहिए। तो लोग अभी भी जो पूरी दुनिया है वो वहाँ पे हेल्प करना चाह रही है। बिल्कुल, इस वक्त सारी दुनिया की नजरें अफगानिस्तान में जमी हुई है। भट्टी साहब, ठीक है, ये बात आपने दुरुस्त कही कि ये हुकूमती स्ट्रक्चर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बताइए कि जैसे ही अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील हो जाती है उसके फौरी बाद
ये एक मरहला तय हो जाता है, उसके फौरी बाद जो 3 आप बड़े चैलेंजेस तालिबान के लिए देखते हैं वो क्या है? जी देखें, सबसे पहले तो उनको अपनी मईशत संभालना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और उसके बाद ये देखना होगा कि जी उनके नेबर कंट्रीज जो हैं वो उसके साथ कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद ये देखना होगा कि जी उन्होंने अपने मुल्क का जो निज़ाम चलाना है उसको आगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूरोप, अपना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर अपनी जगह कैसी बनानी है। ये कोई 3-4 इस तरह के पॉइंट है कि जिसके ऊपर अभी भी अगर उनकी जो हुकूमत में जो डिले आ रहा है वो सिर्फ इन्हीं वजूहात की वजह से आ रहा है, और इसके ऊपर वो प्री प्लान्ड अपनी वर्किंग कर चुके हुए हैं। कि आप देखिएगा कि जब इनकी गवर्नमेंट वजूद में आएगी तो उसके बाद जो मेन जो पहले जो कंट्रीज जो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे मेरे ख्याल से, जिनमें चाइना है, जिनमें रशिया है, जिनमें तुर्की भी हो सकता है, जिसके अंदर ईरान हो सकता है, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। तो ये एक इस तरह का स्टार्ट होगा कि वहां से उनको को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, को थोड़ी सी ये मिलेगा कि जी हमें ठीक है जी, बाकी पूरी दुनिया को भी एक वहां से एक मतलब थोड़ी सी होप मिलेगी कि ठीक है जी, अगर ये लोग रीजनल उनके साथ कंट्रीज खड़े फॉलो हुए कर, ठीक हैं, रीजन मिलेंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इस बार बड़ी तेजी से पूरी दुनिया के अंदर जो है अफगानिस्तान अपनी एक जगह बना लेगा। ठीक है। इमरान, क्या 3 बड़े चैलेंजेस आप देखते हैं फौरी तौर पे तालिबान को जो पेश आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को जो सबसे बड़ा चैलेंज आया वो है अमन का। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर अमन कायम करने में कामयाब हो गए तो तालिबान जो है वो दुनिया को एक मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि हम पूरी दुनिया के लिए एक सिक्योर कंट्री है। दूसरा चैलेंज जो उनके लिए है वो तमाम जो वहाँ पर जैसे कि कबाइल हैं वहाँ के और वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका अपने ऊपर एतमाद बनाना। जिस तरह से उन्होंने ऐलानात किए कि ख़वातीन के हकूक़ के लिए वो काम करेंगे, और उसके बाद फिर वो जो है लोगों को बराबरी के हकूक़ देंगे। जिस तरह लोग दाढ़ी रख सकते हैं रखें, नहीं रखनी तो ना रखें। तीसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लोगों के लिए रोज़गार मुहैया करना। बहुत बड़ी तादाद में तालिबान के लोग हों या अफगानिस्तान की साबका हुकूमत हो, मौजूदा हुकूमत हो, वो लोग ना दुनिया से बाहर जाते हैं, अंदरूनी सतह पे देख रहे हैं। दुनिया से बाहर लोग रोजगार कमाने दुनिया भर में जाते हैं। लेकिन अगर वहां पर रोजगार मुहैया होना शुरू हो गया लोगों को, तो आई थिंक सो के तालिबान जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए दुनिया भर में अपना नाम बनाएंगे। और इतना पोटेंशियल है अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर कि वहाँ से भी बहुत सारी इकोनॉमी जनरेट हो सकती है, और लोग जो है वो तजारत के लिए अफगानिस्तान को एक अच्छी मंडी के तौर पर देख सकते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान अंदरूनी तौर पे कितना मजबूत होता है, यही तालिबान की सबसे बड़ी कामयाबी देखी जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में तजिया निगार, एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी इमरान सोहेल साहब मौजूद थे, और हमारे साथ सीनियर तजिया निगार समर इकबाल भट्टी साहब टेलीफोन लाइन के जरिए मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।